हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी ने अपने गांव की गलियों में झाड़ू फेरा करते थे। वो सबसे पहले अपना घर साफ करते थे और उसके बाद गली को दाएं बाएं साफ करते चले जाते थे। मुरीदों को ये अच्छा नहीं लगता था। वो हजरत को रोकते थे, लेकिन आपका कहना था मन की सफाई तन से शुरू होती है। आप जिस दिन अपना जिस्म और माहौल साफ कर लें, उस दिन आपका मन भी उजला हो जाता है। मुरीद अर्ज करते थे, हुजूर ये काम हमें सौंप दें, हम पूरे हिंदवाना गांव को अपनी जबान से चमका देंगे। आपका जवाब होता था, हर शख्स का तन और मन उसका अपना होता है। हर शख्स अपने आमाल का खुद जिम्मेदार होता है। तुम अपने तन और मन की फिक्र करो और मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुरीदैन को उनकी ये अदा अच्छी लगती थी। चुनाचे वो भी सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर और फिर गलियां साफ करते थे। हजरत नक्शबंदी के दौर में उनके शागिर्दों की आबादियां हैरान कुन हद तक साफ होती थीं। मुझे ये वाकया बचपन में मेरे एक उस्ताद ने सुनाया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उनसे इसकी वजह पूछी थी, तो उस्ताद ने जवाब दिया था, तरक्की ख्वाह माशी हो, जिस्मानी हो या रूहानी, इसका आगाज़ हमेशा सफाई से होता है। हम आम जिंदगी में भी साफ सुथरे लोग पसंद करते हैं। हमने अगर कोई मुलाजिम रखना हो तो हम हमेशा ये देखते हैं, क्या ये साफ सुथरा है। साफ सुथरे लोगों को मुलाजमत भी जल्दी मिल जाती है। आप ये भी देख लो, जिन लोगों की दुकानें, वर्कशॉप्स और फैक्ट्रियां साफ होती हैं, वो लोग दूसरों के मुकाबले में ज्यादा और जल्द कामयाब हो जाते हैं। दुनिया में सफ़े अव्वल के तमाम मुल्कों में सफाई कॉमन होती है, जबकि तीसरी दुनिया के ज्यादातर मुल्क और लोग गंदे होते हैं। चुनांचे आपने अगर इनफिरादी या इज्तिमाई तौर पर तरक्की करनी हो तो आपका साफ सुथरा होना ज़रूरी है। हज़रत नक्शबंदी सरकार इस हकीकत से वाकिफ थे। चुनांचे वो खुद भी सफाई का ख्याल रखते थे और दूसरों को भी तलकीन करते थे। नक्शबंदी आज भी निस्बतन दूसरों से ज़्यादा साफ होते हैं। हजरत के बारे में मशहूर था, आपके वसाल के बाद भी आपके सहन से ताज़ा झाड़ू फेरने की खुशबू आती थी। यूं महसूस होता था किसी ने अभी अभी झाड़ू फेरा हो। मैं इस वीकेंड पर छठी मर्तबा बुखारा में हजरत नक्शबंदी के मज़ार पर हाजिर हुआ। हम 44 लोग थे। हमारे साथ इस मर्तबा शमाली वजीरिस्तान के एक एमएनए भी थे। ये दीनदार हैं, मदरसा चलाते हैं और सही बुखारी के आलिम हैं। इन्होंने मज़ार पर खड़े होकर तवील दुआ कराई। इनकी दुआ में बहुत असर था, लेकिन मज़ार शरीफ की सफाई ने कहीं ज़्यादा मुतासिर किया। मज़ार के दाएं बाएं मिसाली सफाई थी। यहाँ कभी गांव होता था, लेकिन हुकूमत ने सारा गांव खरीद कर नक्शबंदी कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब वहाँ मस्जिदें, हुजरे, म्यूजियम और हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं। हम पूरे कॉम्प्लेक्स में फिरते रहे, लेकिन हमें किसी जगह कोई बोतल, रैपर या टिश्यू पेपर दिखाई नहीं दिया। ये सफाई सिर्फ नक्शबंद कॉम्प्लेक्स तक महदूद नहीं थी, बल्कि हमें ताशकंद, समरकंद और बुखारा तीनों शहरों में किसी जगह कचरा दिखाई नहीं दिया। हमने 3 मरतबा ट्रेन में सफ़र किया। ये सफ़र 1000 किलोमीटर से ज़्यादा था। हम ताशकंद से समरकंद गए, वहाँ से बुखारा की ट्रेन ली। मेरा ग्रुप खीवा चला गया, जबकि मैं समरकंद से होता हुआ ताशकंद और वहाँ से वापस पाकिस्तान आ गया। आप यकीन करें, हमें किसी जगह कचरा और गंदगी नजर नहीं आई। ट्रेन की पटड़ी के साथ किसी किस्म की तजावुजात नहीं थी। पटड़ी की दोनों साइड्स 50-50 मीटर तक मुकम्मल साफ और क्लियर थीं। आबादी इसके बाद शुरू होती थी, और ये भी सलीके के साथ थी। कोई घर या इमारत बुरी या गंदी नहीं थी। जानवरों के बाड़ों में भी सलीका और सफाई नजर आती थी। खेत और बाग भी तरतीब के साथ थे। फसलों की लाइनें तक सीधी थीं। मुझे बाय रोड भी सफ़र का मौका मिला। आप यकीन करें, किसी सड़क पर कोई तजावुजात नहीं थी। दुकानें अंदर तक महदूद थीं। किसी सड़क पर कोई रेहड़ी, न कुर्सी और न मेज़। फुटपाथ और सर्विस रोड मुकम्मल क्लियर और साफ थी। लोग भी सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क अबूर कर रहे थे। दरमियान से सड़क पार करने की कोई मिसाल नजर नहीं आई। हमें होटल से एक नौजवान सड़क के दरमियान चलता और पार करता दिखाई दिया। हमें बहुत हैरानी हुई, लेकिन जब वो करीब आया तो पता चला वो हमारे ग्रुप का पाकिस्तानी भाई था। हमें इसके अलावा किसी जगह कोई शख्स ये हरकत करता नजर नहीं आया। जेब्रा क्रॉसिंग पर दोनों साइड्स पर 20-20 फुट के फासले पर लाइनें लगी हैं। गाड़ियां येलो लाइट पर लाइन पर रुक जाती हैं, पैदल लोग गुजरते हैं, और इसके बाद लाइट रेड होती है तो गाड़ियां चलती हैं। हमें पूरे मुल्क में भिखारी नहीं मिले। हजरत नक्शबंदी के मज़ार पर चंद भिखारी आए और उन्होंने दस्ते सवाल दराज कर दिया। हम इन्हें रकम देने लगे, लेकिन फिर सफ़ेद कपड़ों में एक साहब आए। उन्होंने उनसे बात की और मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो बना ली। तमाम भिखारी फ़ौरन फरार हो गए। उज़्बेक वस्बाएं बहुत बाएतमाद और तगड़ी हैं। ये पूरे मुल्क में पूरे एतमाद के साथ चलती फिरती नजर आती हैं और कोई इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। ये दफ्तरों से लेकर दुकानों तक हर किस्म का काम करती हैं और इनके चेहरे पर ज़रा बराबर थकावट
या बेजारी नजर नहीं आती। ये पूरे एतमाद के साथ चलती हैं। होटलों और रेस्तोरां का अमला बहुत ट्रेंड और नफीस है, धीमे लहजे में बात करता है और दूसरों की दिल से खिदमत करता है। खरीदारी में ताहम खुलकर बार्गेनिंग होती है, नर्क फिक्स नहीं है। दुकानदार 10 लाख सिम मांगेगा और सौदा 2 लाख में हो जाएगा। करेंसी बहुत कमजोर है, $1 के 12,500 सिम मिलते हैं। $100 तब्दील कराएं तो आपको 12.5 लाख सिम मिल जाएंगे। यूं आप लाखपति हो जाएंगे। लेकिन आप अगर एक मर्तबा वॉशरूम चले जाएं तो चौकीदार आपसे 3,000 सिम वसूल कर लेगा। पानी की बोतल भी 20,000 से लेकर 30,000 सिम में आती है। हमारे साथ गुजरांवाला के जुबैर सईद शेख साहब थे। ये बहुत पढ़े लिखे, समझदार और शानदार इंसान हैं। इन्होंने बुखारा से 5 लाख सिम में 2 कराकली टोपियां खरीद ली। ये इस कारनामे पर बहुत खुश थे। इनका कहना था, दुकानदार ने इनसे एक टोपी के 6 लाख सिम मांगे थे, लेकिन मैं 5 लाख में 2 खरीद लाया। हम 2 दिन इनकी दूसरी टोपी नीलाम करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से सौदा नहीं हो सका। शेख साहब का ख्याल है, अब मैं ये गुजरांवाला में फरोख्त करूंगा, लिहाजा गुजरांवाले के शहरियों के लिए वार्निंग है, टोपी आ रही है, खरीदारी का बंदोबस्त कर लें। शेख साहब का कहना था, ये मेरी जिंदगी की सबसे महंगी टोपी है। अब मैं कह सकता हूँ, मैं 2.5 लाख रुपए की टोपी पहनता हूँ। मुझे इस मर्तबा ये भी पता चला, बादाम भी जिंदा और मुर्दा होते हैं। ये लोग ताज़ा बादामों को जिंदा और पुराने बादामों को मुर्दा कहते हैं। इनका ख्याल है, मुर्दा बादामों में तेल कम हो जाता है, चुनांचे इनकी अफादियत और तासीर कम हो जाती है, जबकि ताज़ा बादाम में ये दोनों खूबियाँ वाफिर मात्रा में होती हैं। मैं रोज़ाना बादाम खाता हूँ। मैंने दुनिया जहान के बादाम ट्राई किए, लेकिन आप यकीन करें, उज़्बेकिस्तान के बादामों का कोई मुकाबला नहीं। आपको अगर एक मर्तबा इनका जायका लग गया तो फिर आप पूरी ज़िंदगी इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे। उज़्बेकिस्तान इस्लामी बल्कि मजहबी मुल्क है। आपको पूरे मुल्क में साफ़ सुथरी मस्जिदें मिलती हैं, इनमें नमाज भी होती है, लोग भी मजहबी हैं। आपको हिजाब में औरतें भी दिखाई देती हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी जगह शिद्दत नहीं है। लोग मजहबी गुफ्तगू नहीं करते, किसी से इसका अकीदा नहीं पूछते। नमाज सिर्फ मस्जिद या घर पर पढ़ी जा सकती है, किसी अवामी मकाम पर नमाज की इजाज़त नहीं। हमारे गाइड दास्तान ने बताया, हम इस्लामी मुल्क, मुसलमान मुल्क हैं, चुनांचे यहाँ दूसरे मजहब के लोग महफूज हैं। हम खुले दिल के साथ इन्हें कबूल करते हैं। तमाम मसाजिद हुकूमत के कंट्रोल में हैं। इमाम हुकूमत तैनात करती है और ये तालीम हुकूमती मदारिस में हासिल करता है। इमाम सिर्फ नमाज पढ़ा सकता है, इसे किसी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं। खुतबा हुकूमत भिजवाती है और इमाम इसे पढ़ने का पाबंद होता है। मुल्क में तबलीग की इजाज़त नहीं। इनका ख्याल है, हमने जितना मुसलमान बनना था हम बन चुके हैं, हमें मज़ीद तबलीग की ज़रूरत नहीं। तमाम रेस्तोरों में डिनर के वक्त मौसीकी और नाजमाना चलता है, जिसमें घरेलू औरतें भी शरीक हो जाती हैं। शराब आम दस्तयाब है, लेकिन कोई शख्स सरे आम नहीं पी सकता। लोग सिर्फ रेस्तोरों में शराब नोशी कर सकते हैं, या होटल या घर में। और हमने पूरे मुल्क में किसी शख्स को लड़ते झगड़ते नहीं देखा। बल्कि रुकिए, हमने किसी शख्स को ऊंची आवाज़ में किसी से मुखातिब होते भी नहीं देखा। क्यों? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। मेरे पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं, अगर ये लोग मुसलमान हैं तो फिर हम क्या हैं? दूसरा, अगर ये लोग पूरी कौम में नज़्म व ज़ब्त पैदा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्या आपके पास इन 2 सवालों के जवाब है?